रात का गहरा अंधेरा पूरे कालीगढ़ गांव और उसके आसपास फैले जंगलों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। आसमान में काले बादल एक दूसरे से टकरा रहे थे। ऐसी रात में गांव का कोई भी आदमी अपने घर का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय रात के लगभग 10 बजे गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे आकर रुकी। बारिश की वजह से प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। ट्रेन रुकते ही लगभग 25 साल का एक युवक नीचे उतरा। उसके कंधे पर एक बड़ा बैग था और हाथ में छोटा सा बैग। उसका नाम निखिल था। वो कई वर्षों बाद अपने मामा गोपाल के गांव आया था। निखिल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बारिश अभी भी तेज थी। स्टेशन लगभग सुनसान दिखाई दे रहा था। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, अब मैं गांव कैसे जाऊंगा? ऊपर से मुझे रास्ता भी ठीक से याद नहीं है। वो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा होकर बारिश कम होने का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक सफेद धोती कुर्ता पहने एक बुजुर्ग आदमी हाथ में पुराना छाता लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी गंभीरता दिखाई दे रही थी। बुजुर्ग कुछ पल तक निखिल को देखते रहे। बेटा, पहली बार इस गांव में आए हो क्या? जी नहीं चाचा, बचपन में एक बार आया था, लेकिन उसके बाद कभी आने का मौका नहीं मिला। अब तो रास्ते भी भूल गया हूँ। इतनी रात में कहां जाने का इरादा है? अपने मामा गोपाल जी के घर जा रहा हूँ। बारिश की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो गई। अब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से कैसे जाऊँ। बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने प्लेटफॉर्म के बाहर फैले अंधेरे की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में बोले, अगर मेरी बात मानो तो आज की रात कहीं मत जाना। स्टेशन पर ही रुक जाओ। सुबह सूरज निकलने के बाद आराम से गांव चले जाना। लेकिन क्यों चाचा, क्या रास्ता बहुत खराब है? रास्ता खराब नहीं है बेटा, लेकिन आज अमावस्या है। इस रात गांव और जंगल के बीच वाले रास्ते पर कोई अकेला सफर नहीं करता। चाचा, आज के जमाने में भी लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। हर बात किताबों में नहीं लिखी होती बेटा। कुछ बातें लोग अपनी आंखों से देखकर सीखते हैं। कुछ क्षण तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर बुजुर्ग ने पूछा, तुमने कहा कि तुम गोपाल के घर जा रहे हो? जी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उनका घर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, चाहे कोई भी आवाज दे, चाहे कोई भी रास्ता बताए, आधी रात के बाद किसी अनजान आदमी की बात पर भरोसा मत करना। आप चिंता मत कीजिए चाचा, मैं ठीक हूं। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। वे धीरे धीरे रेलवे स्टेशन के पुराने कार्यालय की तरफ चले गए। वहां बैठे कर्मचारियों ने देखकर बिल्कुल सामान्य व्यवहार करने लगे। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने एक बेंच पर चादर बिछाई और वहीं लेट गए। निखिल कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसने मन ही मन सोचा, लगता है गांव के लोग अभी भी पुरानी मान्यताओं में जी रहे हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इतना सोचकर उसने अपना बैग कंधे पर टांगा और स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन के बाहर बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी थी। सामने सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान खुली हुई थी। दुकान के बाहर टंगी लालटेन की पीली रोशनी बारिश की बूंदों के बीच टिमटिमा रही थी। दुकान के पास पहुंचकर निखिल मुस्कुराया। वो दुकान के भीतर चला गया। दुकान में लगभग 40 साल का एक आदमी चूल्हे पर चाय बना रहा था। भैया, एक कुल्हड़ चाय मिल जाएगी? चाय वाले ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अभी देता हूं साहब। कुछ ही देर में उसने उबलती हुई चाय कुल्हड़ में डालकर निखिल के हाथ में दे दी। निखिल ने पहला घूंट लिया तो उसके शरीर में थोड़ी गर्माहट दौड़ गई। चाय वाला कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहा। फिर उसने पूछा, इतनी रात में कहां जा रहे हैं साहब? अपने मामा गोपाल जी के घर। चाय वाले का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आज? हाँ, अगर मेरी माने तो आज मत जाइए।
निखिल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे अभी स्टेशन पर भी एक बुजुर्ग चाचा यही बात कह रहे थे। ये सुनते ही चाय वाले के हाथ से चम्मच लगभग गिर गई। उसने घबराकर स्टेशन की दिशा में देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या कहा आपने? एक बुजुर्ग? हाँ, सफेद धोती पहने थे, हाथ में पुराना छाता था। उन्होंने मुझे स्टेशन पर रुकने की सलाह दी। चाय वाला कुछ पल तक बिना पलक झपकाए निखिल को देखता रहा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, साहब, पिछले 20 साल से उस स्टेशन पर रात में ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं रहता। निखिल की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने कुल्हड़ को कसकर पकड़ लिया। बारिश फिर से तेज होने लगी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि निखिल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे चाय का कुल्हड़ नीचे रखा और घबराई हुई नजरों से चाय वाले की तरफ देखने लगा। क्या मतलब, स्टेशन पर कोई बुजुर्ग नहीं रहता? चाय वाले ने दुकान के बाहर फैले अंधेरे की तरफ देखा। साहब, गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कई साल पहले स्टेशन बनने के समय एक बूढ़े चौकीदार की मौत यहीं हुई थी। उसके बाद से अमावस्या की रात कुछ लोगों को वह दिखाई देता है, लेकिन वह किसी का नुकसान नहीं करता। वह सिर्फ लोगों को खतरे से बचाने की कोशिश करता है। निखिल कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसे स्टेशन पर मिले बुजुर्ग की हर बात याद आने लगी। लेकिन उन्होंने तो मुझसे बात भी की थी। यही तो बात है साहब। जिन लोगों को वह दिखाई देता है वे हमेशा यही कहते हैं कि वह बिल्कुल किसी आम इंसान जैसा लगता है। इतना कहकर चाय वाले ने दुकान के बाहर फिर एक नजर डाली। अगर मेरी बात माने तो आज रात यहीं रुक जाइए, सुबह आराम से चले जाइए। नहीं भैया, मामा मेरी राह देख रहे होंगे। मैं किसी तरह पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है साहब, लेकिन एक बात याद रखिए, रास्ते में अगर कोई आपको नाम लेकर बुलाए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। आप भी ना? उसने बैग उठाया और दुकान से बाहर निकल गया। चाय वाला काफी देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। निखिल सावधानी से कीचड़ भरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि केवल उसके कदमों की आवाज और दूर कहीं मेंढकों की टर टर सुनाई दे रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट बाद बारिश लगभग रुक चुकी थी। तभी उसे सड़क किनारे एक छोटा सा तिरपाल का तंबू दिखाई दिया। तंबू के नीचे एक आदमी लालटेन की रोशनी में बैठा था। उसके सामने लकड़ी की मेज पर कई टोकरियां रखी थी। निखिल उसके पास पहुंच गया। भाई, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, ताजे जंगली फल गांव वाले सुबह खरीदने आते हैं। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। निखिल ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि आखिर किसी इंसान से मुलाकात हुई। आप पहली बार आए हैं क्या? हाँ, कई साल बाद आया। इसे ले जाइए साहब, आपके मामा को बहुत पसंद आएगा। निखिल ने फल को गौर से देखा। वो सामान्य फल जैसा दिख रहा था। उसने पैसे देकर वो फल खरीद लिया और बैग में रख लिया। फल बेचने वाला मुस्कुराता रहा। रास्ते में अगर कोई पूछे कि यह फल कहां से लिया तो मेरा नाम मत बताइएगा। क्यों? बस मत बताइएगा। निखिल ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे अपने बैग से एक अजीब सी मीठी खुशबू आने लगी। वो खुशबू इतनी तेज थी कि हवा में दूर तक फैल रही थी। उसी क्षण उसके सामने सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई दिया। बारिश रुक चुकी थी। बादलों के बीच से निकली हल्की चांदनी जैसी फीकी रोशनी उस आकृति पर पड़ रही थी। निखिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक कदम आगे बढ़ा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामने वही फल बेचने वाला खड़ा था, जबकि उसे पीछे छोड़े हुए कम से कम 15 मिनट हो चुके थे। उस आदमी के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी।
तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? मैं तो तुम्हें बहुत पीछे छोड़कर आया था। फल बेचने वाला धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी सुनसान जंगल में गूंज उठी। इस रास्ते पर चलने वाले सभी लोग यही सवाल पूछते हैं। निखिल का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की। उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पीछे भी कोई खड़ा है। उसने बिना मुड़े गहरी सांस ली। चाय वाले की बात फिर उसके कानों में गूंज उठी। निखिल वहीं रुक गया। फल बेचने वाला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके पैरों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर चल नहीं रहा, बल्कि हवा में तैर रहा हो। बैग में जो फल है हमें दे दो। नहीं, ये मेरे मामा के लिए है। फल बेचने वाले की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई। वो फल इंसानों के लिए नहीं है। इतना कहते ही उसके आसपास काला धुआं फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में धुएं के भीतर कई धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी। वे सभी धीरे धीरे निखिल की ओर बढ़ रही थीं। निखिल के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होता जा रहा हो। तभी अचानक दूर से तेज रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के साथ किसी के दौड़ने की आवाज भी सुनाई देने लगी। कुछ पल बाद वही चाय वाला जलती हुई मशाल लेकर तेजी से वहां पहुंच गया। उसने मशाल हवा में ऊंची उठा दी। जलती हुई आग की रोशनी फैलते ही काला धुआं पीछे हटने लगा। लाल आंखों वाली सभी परछाइयां एक एक करके गायब होने लगी। फल बेचने वाला गुस्से से चिल्लाया, आज तो बच गया, लेकिन अगली अमावस्या तक यह हमारा होगा। अगले ही पल वो धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। अगर आप नहीं आते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं बचता। मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर अमावस्या की रात भरोसा किसी पर मत करना। निखिल ने बैग खोलकर अंदर देखा। जो लाल फल उसने खरीदा था वो अब फल जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसकी जगह अंदर सूखी काली लकड़ी का टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा रखा था। निखिल डर कर पीछे हट गया। ये कैसे हो गया? वह कोई फल नहीं था, वह छलावा था। अगर तुम उसे अपने मामा के घर ले जाते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। निखिल कुछ समझ नहीं पा रहा था। आपको इन सब के बारे में इतना कैसे पता है? चाय वाला कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि कई साल पहले मेरा बड़ा भाई भी इसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने भी अमावस्या की रात किसी अजनबी से सामान खरीदा था। अगले दिन उसका केवल खाली बैग मिला, लेकिन वह कभी नहीं मिला। दोनों कुछ देर तक बिना बोले चलते रहे। बारिश पूरी तरह बंद हो चुकी थी। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। कुछ देर बाद वो बिरजू के साथ अपने मामा गोपाल के घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही गोपाल ने उसे गले लगा लिया। बेटा, रात भर हमारी जान अटकी हुई थी। मामा, अगर बिरजू भैया नहीं होते तो शायद मैं आज यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। तुमने एक बार फिर किसी की जान बचा ली। जब तक भगवान की इच्छा होगी मैं यही करता रहूंगा। सुबह निखिल ने रात की पूरी घटना गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि कुछ रास्तों पर सावधानी और बड़ों की सलाह कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। उस दिन के बाद निखिल जब भी गांव आता, रात होने से पहले ही अपने घर पहुंच जाता। उसने कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया। उधर बिरजू आज भी हर अमावस्या की रात उसी छोटी सी चाय की दुकान पर देर तक बैठा रहता है। कहते हैं कि अगर कोई अनजान मुसाफिर देर रात उस स्टेशन पर उतर जाए तो सबसे पहले बिरजू उसे सुरक्षित रहने की सलाह देता है, और अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो जलती हुई मशाल लेकर आज भी उसकी तलाश में निकल पड़ता है। कालीगढ़ गांव के लोग आज भी मानते हैं कि अमावस्या की रात जंगल के उस पुराने रास्ते से अकेले नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि कुछ अभिशाप समय के साथ कमजोर तो पड़ जाते हैं,